नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास सीरीज समझिए में, जहां भारत की बड़ी सुर्खियों पर हम थोड़ी इन डेप्थ बातचीत कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे साथ योगेंद्र यादव जी आज वापस हैं इस चर्चा में। एक तरीके से वो मैन ऑफ द मोमेंट हैं, क्योंकि लगातार उनकी बातचीत हो रही है, जहां बहुत सारे एग्जिट पोल के जो पंडित्स हैं वो काफ़ी गलत साबित हुए इन चुनावों को लेकर। नरेंद्र मोदी जी को थर्ड थंपिंग मेजॉरिटी की बात कर रहे थे। योगेंद्र यादव जी ने ना केवल सटीक प्रेडिक्शंस किए, बल्कि बहुत साफ गोई से वो अपने स्टैंड पर कायम रहें। और योगेंद्र जी सिर्फ एग्जिट पोल्स के लिए ही नहीं, बल्कि भारत में लगातार जो पिछले कम से कम 2 से 3 दशकों से सामाजिक सुधारों को लेकर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनके साथ वो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं और पदयात्रा करते हैं। अभी भी स्वराज इंडिया के कन्वीनर हैं, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रही है बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जी, वापस से हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया स्मिता जी। दरअसल मैन ऑफ द मोमेंट हम लोग नहीं, हम अपने आप को खामखा मान लेते हैं। मैन ऑफ द मोमेंट इस देश का आखिरी वोटर है, जिस पे सब कुछ किया गया, पता नहीं उसको क्या क्या पिलाया गया, घुट्टी पिलाई गई, सारा टेलीविज़न चैनल, सारा मीडिया तंत्र, सब कुछ लगा रहा उसे उल्लू बनाने के लिए, उसे झूठी तस्वीर दिखाने के लिए। लेकिन उस मैन ऑफ द मोमेंट ने सब कुछ देखने के बाद स्मेल किया, स्निफ किया, समथिंग इज़ रॉन्ग, उसको पता लग गया और उसने इस डिक्टेटरशिप को थोड़ा सा सीधा कर दिया। सो दे शुड बी कॉल्ड मैन ऑफ द मोमेंट। हम लोग देखिए बहुत छोटा सा रोल है, वैसे एग्जिट पोल वगैरह का तो कोई खास रोल होना नहीं चाहिए। बड़ा सा अजीब देश में वो हो गया माहौल कि कभी हम बेचारे एग्जिट पोलस्टर को लेके उसके सर पे ताज रख देते हैं, उसे मिठाई खिला के डांस करते हैं, कभी हम उसको पब्लिक फ्लॉगिंग करते हैं। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और मेरा रोल, ऑनेस्टली मेरा रोल ना तो मैं पोलस्टर हूँ, एक ज़माने में हुआ करता था, मैं पोलस्टर नहीं हूँ। मैंने क्यों किया? मैंने तो सिर्फ इसलिए किया कि एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। हमारा भारत जोड़ो अभियान का क्लियर एक पोजीशन है और हमने इंडिया कोलिशन को सपोर्ट किया। तो मैंने ये जो कुछ किया, प्रोजेक्शंस वगैरह, वो सिर्फ इसलिए किए कि मुझे लग रहा था कि सारे ओपिनियन पोल्स, सारा मीडिया इस चुनाव को बिल्कुल एक झूठी तस्वीर पेश कर रहा था। और ज़मीन पे मैं देखता था, लोग कहते थे कि मैं तो साइकिल को वोट दूंगा, मैं तो हाथ को वोट दूंगा, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये आएगा तो मोदी ही जो लोगों के दिमाग में ड्रिल कर दिया गया था और जो बिल्कुल झूठा था ज़मीन पे, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने इन बातों को पब्लिक में बोलना शुरू किया। अदरवाइज़ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा काम नहीं है फोरकास्टिंग करना और ये सब। लेकिन चूंकि फोरकास्टिंग के टूल को मिसयूज़ किया जा रहा था और मैं एक डॉक्टर की तरह खड़ा हुआ देख नहीं सकता था कि यार गलत दवाई दी जा रही है और ये है और मैं खड़ा रहूं, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। तो मुझे संतोष इसका नहीं है कि आई गॉट माय फोरकास्ट राइट। देखिए, इसके कोई गोल्ड मेडल की रेस में मैं तो था नहीं, वो जो लोग थे वो जाने। मैं तो सिर्फ इसमें था कि 2 महीने से मुझे संतोष इसका है कि 2 महीने से चुनाव जब चल रहा था तो मैं कम से कम उसकी करेक्ट पिक्चर बार बार, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझे दिखाता नहीं, वहाँ तो बैन लगा रखा है इन लोगों ने, तो कम से कम ऑल्टरनेटिव मीडिया की मदद से मैं लोगों तक ये खबर पहुँचाता रहा कि जो टीवी दिखा रहा है वो झूठ है, सही तस्वीर ये है। और अंत में वो तस्वीर सच भी साबित हुई। कई राज्यों का दौरा किया मैंने भी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना, और बार बार ये एग्जिट पोल्स को देखकर हम बड़े चौंक गए थे, क्योंकि हमें कहीं कोई वेव नज़र नहीं आई थी ज़मीन पर। बंगाल में तो आई इवन स्टक माय नेक आउट। बट इस मैसेज को, क्योंकि आपने बार बार कहा है कि अगर 300 से 1 सीट नीचे आए तो ये जो है मॉरल डिफीट है, 272 से नीचे आए तो बीजेपी की डिफीट है, 250 से सीट नीचे आए तो नरेंद्र मोदी की निजी डिफीट है। इसको आप निजी डिफीट के तौर पर क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल बात है, ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं था। ये जो बाकी आप बीजेपी वाले प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि देखिए तीसरा टर्म था, तीसरे टर्म में इतना तो आ गया, एनडीए की मेजॉरिटी आ गई। पहली बात, ये एनडीए का इलेक्शन नहीं था। एनडीए का नाम लिया मोदी जी ने आज से पहले कभी भी? पूरे इलेक्शन में कोई एनडीए का नाम लेता था? पूरे इलेक्शन में बीजेपी का नाम लेते थे क्या? ये पूरा इलेक्शन था मोदी जी, मोदी की गारंटी।
जब इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई थी तब अचानक से पता नहीं छोटे छोटे बहुत सारे दलों के नाम आ गए थे कि एनडीए की मीटिंग हो रही है। था। मगर पूरे कैंपेन में मोदी जी ने एनडीए के नाम पे तो एक वोट नहीं मांगा कभी भी, बीजेपी के नाम पे नहीं मांगते थे। ये सारा कुछ मोदी जी का इलेक्शन था। देखिए ये, और उसके बाद आप सिंपल ऐसा सोचिए, सपोज दे हैड वन द इलेक्शन, सपोज जो एग्जिट पोल्स में आया 320 सीट बीजेपी को, 370 400 सीट एनडीए को, इस वक्त हम क्या चर्चा कर रहे होते? मोदी का जादू, मोदी का ये, मोदी ने ये कर दिया, मोदी को वोट। तो भाई जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसी को ब्लेम भी मिलना चाहिए। इट्स एन एलिमेंट्री थिंग ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो इसलिए अगर मैंने कहा 272 से कम सीट अगर आती बीजेपी को, तो मैं कहता कि इट्स ए पॉलिटिकल डिफीट ऑफ द बीजेपी। दे फेल, दे आर नॉट इन मेजॉरिटी, दे आर इन माइनॉरिटी इन द पार्लियामेंट। 250 से सीट कम आना का मतलब ये है आपको कम से कम 50 सीट का नुकसान हुआ है। अब तो 60 सीट का हुआ है एक्चुअली, तो 64-63 सीट का नुकसान उनको हुआ है। अब ये है, छोटी बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं था। देखिए ये सिर्फ इसको लोग आंकड़े में देखते हैं ना, तो अब सिर्फ 1% वोट घटा है, ठीक है, सीट 50-60 घट गई हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है। ये कोई नॉर्मल वैसा इलेक्शन नहीं था। ये कोई मार्गरेट थैचर का तीसरा इलेक्शन नहीं था। ये एक ऐसे देश में जहाँ तेजी से अथॉरिटेरियन रूल आ रहा है, उस देश का चुनाव था जहाँ पूरा मीडिया एक तरफा तरीके से रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन का काम कर रहा था। मुख्य धारा की मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, विद ऑनरेबल एक्सेप्शंस वहाँ पे भी थे कुछ, जहाँ पैसे का स्केल बीजेपी और दूसरों में 1:10 नहीं था, 1:100 का स्केल था। यहाँ मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उनके पास ये पता नहीं है कि हम अपने कैंडिडेट को कुछ मिनिमम पैसा भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के पास अनलिमिटेड पैसा है। तीसरा, सारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ईडी तो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया, सीबीआई, आईटी, सब कोई रूलिंग पार्टी के डिपार्टमेंट्स की तरह से उनके लिए काम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इवन द इलेक्शन कमीशन इतना एक तरफा पार्टीजन तरीके से काम कर रहा था। उस हालात में आप चुनाव का परिणाम देखिए, जहां एक प्लेयर के लिए तो आपने दरी बिछा रखी है कि तुम्हें दौड़ना है, और दूसरे को कहा है कि पहाड़ पे चढ़ जाओ, और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा ये तो अभी देखिए तो 235 मीटर गया, लेकिन वो तो 240 मीटर चला गया। इट्स इडियोटिक। आप ये तो देखिए क्या करने को कहा जा रहा है इनको। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इफ बीजेपी इज कम डाउन टू 240, this is a humiliating defeat not of a party but directly of the person who would have got all the credit. लार्जर देन लाइफ ब्रांड बना दी गई थी नरेंद्र मोदी की, मतलब वो तो खुद को अवतारित कहने लगे हैं कि बायोलॉजिकल भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ये नैतिक डिफीट आप मानते हैं, कि आपको लगता है कि नैतिकता अगर भारतीय राजनीति में आज की तारीख में होती तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था? पूरी दुनिया में ये होता है। अगर दुनिया में कहीं भी ऐसा रिजल्ट आता है तो नॉर्मली जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है वो स्टेप डाउन कर जाता है और कहता है लेकिन मेरी पार्टी अभी भी सरकार बना सकती है क्योंकि हमारे पास ये कुछ है, सो लेट समवन एल्स फॉर्म इट, सो माय पार्टी। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ये मुझे इमोरल नहीं लगता, क्योंकि एनडीए के साथ जैसे प्रीपोल अलायंस 272 से आगे है, दे आर मेकिंग ए क्लेम, आई वुड नॉट कॉल इट इमोरल। बट द मैन जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जो आपको 303 से 400 पे ले जाने वाला था और जो 250 पे ले आया है, और वो उस शाम को उसी तरह से भाषण दे रहा है जैसे कि 320 सीट आ गए हो, तो इससे ज़्यादा ब्रेजननेस क्या हो सकती है। तो वैसे तो मोदी और मर्यादा दोनों शब्दों को एक वाक्य में पिरोने से घबराहट सी होती है क्योंकि ये तो उनका स्टाइल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, अगर मिनिमम कुछ कॉन्शियंस और मॉरलिटी बची होती, और मेरे ख्याल में ग्रेस भी, अगर मोदी जी इस वक्त छोड़ देते तो कहीं पूरे देश में उनके लिए सिंपैथी हो जाती, शायद उनके ओपोनेंट्स में भी एक सिंपैथी रह जाती। जैसे सोनिया गांधी ने जब कह दिया था कि नहीं बनूंगी, एकदम पॉपुलैरिटी में सर्ज हो गया था। मैं समझता हूँ दरअसल मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती अगर वो
48 घंटे के लिए भी कह देते कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन कुछ है कि वो 48 घंटे के लिए भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत कुछ बड़ा सिस्टम है, जो सारा सिस्टम हिल जाता तो इतना थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाए। पर योगेंद्र जी, थोड़ा सा मैं आगे की भी बात करना चाहती हूँ। यहाँ लोगों का जो संदेशा है, अब हमने तस्वीरें देखी कि अब जब संसद में वापस गए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो संविधान को अपने माथा टेक रहे हैं और संविधान पर मंडराने वाले खतरे को कांग्रेस और ऑपोजिशन ने अपना एक केंद्रीय मुद्दा बनाया। ये जो वोट है, क्या ये एक लेसन इन ह्यूमिलिटी है, जैसा राम माधव ने लिखा इंडियन एक्सप्रेस में? क्या ये रिजेक्शन ऑफ हेट पॉलिटिक्स है, या ये संविधान को वापस लेने के लिए एक मैसेज है, या जातीय समीकरणों की वजह से कई जगहों पर जो है बेसिकली ये परिणाम है? लेसन तो बहुत कुछ है, सवाल है कि बीजेपी वो लेसन सुनेगी या नहीं। लेसन तो ये है, देखिए सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स कह देना ये बहुत ही गलत व्याख्या होगी, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स इस देश के हर चुनाव में होती है, हर पार्टी करती है और दूसरों से ज़्यादा बीजेपी करती है। हर स्टेट में बीजेपी के कास्ट इक्वेशंस होते हैं, लेकिन ऐसा इस देश का स्टाइल है, जब बीजेपी जीतती है उन्हीं सब कास्ट के इक्वेशंस के सहारे तो कहा जाता है राष्ट्रवाद जीत गया, मोदी मैजिक। और जब बीजेपी हार जाती है, ये कास्ट पॉलिटिक्स थी। मतलब क्या है, इससे गलत कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। मैसेज क्लियरली है कि बार बार हिंदू मुसलमान का खेल 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 के आप जीत नहीं सकते। वो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ सकती। क्लियरली मैसेज है कि आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे वोट मिलेगा। दूसरी सरकारों ने जहां काम नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी थी, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में वोट मिला। वो कोई हिंदुत्व का वोट नहीं है, वो काम ना करने के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। या आप जहां ठीक ठाक काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे, वहां आपको वोट मिलेगा। तो दूसरा ये क्लियर है कि इन चीज़ों से होगा। तीसरा कि इस देश की जनता तानाशाही पसंद नहीं करती। साधारण लोग तानाशाही शब्द का जिक्र कर रहे थे। लोग तानाशाही और ये जो काम है, उठा के चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल देना, ये सब, इसको लोग पसंद नहीं करते। सवाल है कि बीजेपी इन्हें सीखेगी या नहीं। मैसेज ये भी है कि इस देश के एक छोटे से वर्ग के लिए संविधान एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी इन लेसन्स को सीखेगी या कि इन्हें मैनेज करेगी? और दिक्कत ये होती है हर अथॉरिटेरियन रूलर के साथ कि उसे गलतफहमी हो जाती है कि हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो संविधान को पकड़ के करना, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि चलिए मोदी जी को संविधान याद आ गया। कल सर्वमति की बात कर रहे थे, कंसेंसस शब्द उन्होंने सीख लिया, बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने भी ट्वीट किया था कि जीतेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं ना, मतलब ये बिल्कुल नौटंकी है, लेकिन नौटंकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिक्स में होती है, जिसका मतलब है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन को से छेड़खानी करने की। कंसेंसस की बात कर रहे हैं, करेंगे नहीं वो तो ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं समझता वो करेंगे, लेकिन कम से कम कंसेंसस शब्द का इस्तेमाल। पिछली बार चुनाव जीतते ही मोदी जी ने क्या कहा था 2019 में कि इस चुनाव में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ये जीतने वाले दिन का बयान था उनका। इस बार कहते हैं सर्वपंथ समभाव। चलिए, बॉडी लैंग्वेज चेंज है, भाषा में चेंज है। अंग्रेजी में इसी को सेकुलरिज्म बोला जाता है। तो बदलाव, तो कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कितने स्थायी होंगे मुझे यकीन नहीं है, देखना पड़ेगा। क्योंकि जो मोदी जी का स्वभाव है, उनका राजनीति करने का जो अंदाज है, वो फ्रंट फुट पे खेलने का है, एग्रेसिव होने का है, बहुत समझौता करने, पीछे रहने, एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स उनका स्टाइल नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं डर है कि मोदी जी अंततः कुछ करके, और हर ये रूलर को हो जाता है ना, अथॉरिटेरियन रूलर को, कि मैनेज कर लेंगे, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लेके 2 फोटो खिंचवा लेंगे ना, बस हो गया ना काम। और वो पार्टी ये पार्टी कंसेंसस, यार उसको वो मिनिस्ट्री दे दी ना, पैसे वाली मिनिस्ट्री, इन लोगों को 2 पकड़ा दी, अब ठीक है ना, चुप है, एडजस्ट हो गया, मैनेज हो गया। मैनेज करने वाली जो मनस्थिति है वही चली तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा।
देखना होगा कि ये फोटो आपके बियॉन्ड जाता है या नहीं। लेकिन आपने कहा कि ये रिजेक्शन है कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अब बार बार ना करें, लेकिन भारत में जो ध्रुवीकरण आया, हमारे ड्राइंग रूम्स आज की तारीख में पोलराइज्ड हैं, हमारे बेडरूम्स पोलराइज्ड हैं। आज की तारीख में अभी भी जो खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में 2 ट्रकर्स को लिंच करके उनको मार दिया गया है। तो जो नफरत की दुकान, एक तरीके से जिसको राहुल गांधी ने कहा हम नफरत की दुकान बंद करने आए हैं, नफरत बंद तो नहीं होने वाला भारत से, या धर्मनिरपेक्षता जो अभी तक जिस स्वरूप में देखने को मिल रहा था, सेक्युलरिज्म, वो भी जो है उसको भी चुनौतियां आएंगी। क्योंकि आज हम ऐसे भारत में हैं जहां सेक्युलरिज्म, लिबरल वैल्यूज डर्टी वर्ड्स बना दिए गए हैं। देखिए, नफरत इस देश में ख़त्म करना कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है। आज की इस चुनाव की सफलता से हमें वो लड़ाई लड़ने के लिए बस एक फुटहोल्ड मिल गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नफरत है, कम्युनलिज्म है, झूठ है और रहेगा। बीजेपी अगर सत्ता से बाहर भी हो जाती तो आरएसएस तो ख़त्म नहीं हो गई थी, सड़क के ऊपर ये सब काम तो होंगे। और सच बात है कि सेकुलर पॉलिटिक्स बहुत ही ढीली और निकम्मी रही है। सेकुलर पॉलिटिक्स को जनता से ज़्यादा जुड़ना होगा, ज़्यादा अलर्ट होना होगा, ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम करना होगा। तो वो सारा काम चुनाव से नहीं हो सकता। क्या सेक्युलर पॉलिटिक्स लेस एक्सेप्टिंग है ऑफ हिंदुइज्म, या जो लोग प्रैक्टिस करते हैं हिंदू धर्म वाली को? बात नहीं है। नहीं, सेकुलर पॉलिटिक्स की दिक्कत ये रही कि उसने नंबर 1 तो इस देश के रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसको कभी समझा नहीं। रिलीजन के बारे में, और एक सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम, सिखिज्म सबके बारे में लागू होता है। सेकुलर पॉलिटिक्स का एक डोमिनेंट स्टाइल रहा कि ये रिलीजन जो है बेकार चीज़ है, सुपरस्टिशियस, कम्युनल। ये एक जिस देश के 99% लोग बिलीवर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं, सब अपने अपने बिलीवर्स हैं, उस देश में लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को न समझना और उसको सम्मान न करना, ये सेकुलर पॉलिटिक्स की भूल रही। सेकुलर पॉलिटिक्स की ये भी भूल रही कि उसने एक माइनॉरिटी के लिए रेस्पेक्ट को एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जहां बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कि माइनॉरिटीज़ को कुछ विशेष प्रोटेक्शन दिया जा रहा हो। मिला कुछ नहीं। माइनॉरिटीज़ की हालत, दरअसल मुसलमानों की हालत तो एवरेज से बदतर हुई है, बॉटम ऑफ द रैंक्स है। लेकिन जो मुस्लिम एलीट को एक खास तरह का प्रोटेक्शन और प्रमोशन, और साधारण मुसलमान की स्थिति बद से बदतर, ये हुआ है। तो सेकुलर पॉलिटिक्स को बहुत कुछ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, पूरा फ्रेश सोचने की ज़रूरत है। सेकुलर पॉलिटिक्स को वो मुहावरा ढूंढना होगा जो मुहावरा महात्मा गांधी इस्तेमाल कर सकते थे, जो मुहावरा इस देश के एक व्यक्ति का जो धार्मिक सेंटिमेंट है उससे जुड़ता है, लेकिन उसे सुपरस्टिशन से दूर लेके जाता है और उसे कम्युनल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट लेके जाता है। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो अभी तक इस नैरेटिव में यकीन कर रहे थे कि हिंदू इस देश में खतरे में हैं, क्या वो नैरेटिव कमेगा, या वो सपोर्टर और ज़्यादा फील करेगा कि नहीं हमारे साथ तो और धोखा हुआ है, हम और डिसअपॉइंटेड हुए हैं? इसमें आप आगे चल के खतरा क्या देख रहे हैं या चुनौती क्या देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को जो 37% वोट मिलता है उसमें से 10% तो ऐसे लोग हैं जो हो सकता है बिल्कुल खार खाए मुसलमानों से दुश्मनी लेके बैठे हैं। वो पहले भी बीजेपी को वोट देते थे, आज भी देते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं हुआ है। उसमें 10% और होंगे जो पिछले 15-20 साल के अंदर आ गए कि नहीं, हिंदू खतरे में है, ये दिक्कत है, ये तो गड़बड़ है। कुछ मुसलमानों का ज़्यादा ही फेवर हो रहा था, थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत थी। लेकिन बाकी 17% वो हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मोदी जी ने राशन दे दिया, देश की इज्जत बढ़ गई, सरकार अच्छा काम कर रही है। और बीजेपी की हार जीत उन 20% से तय नहीं होती है, हार जीत इन 17% से तय होती है। जब ये 17-22 हो जाता है तो बीजेपी जीत जाती है, और जिस दिन ये 17-12 हो गया उस दिन बीजेपी बाहर हो जाएगी। असली खेल यही है, और यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को जो पहले से मान के बैठे थे, जो आज भी इस तरह की चीज़ सोचते हैं कि मुसलमान मेजॉरिटी बनने वाला है, मतलब आप कितना सब समझा सकते हैं इस मूर्खता की बातों को, इस झूठ का कितना खंडन। जो बिल्कुल झूठ मानने को तैयार बैठा है उसको तो आप कोई भी झूठ पिला सकते हैं, लेकिन देश का भविष्य उससे तय नहीं होता है। ये जो 17% है
ये कैसे देखते हैं? ये 22 हो सकता था, 17 हो गया है, इसको 12 पे लाना है बस। जस्ट आखिरी कुछ सवाल, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत न्याय यात्रा को लेकर बहुत स्पेकुलेशंस हो रही थी कि ये सेकंड वाले यात्रा की टाइमिंग गलत कर दी, उस वक्त संगठन पर फोकस करना चाहिए था राहुल गांधी को। लेकिन अब जो डेटा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ से ये यात्राएं गुजरी हैं वहाँ से काफ़ी वोट्स कंसोलिडेट हुए हैं। 2019 के राहुल गांधी और कांग्रेस और 2024 के राहुल गांधी और कांग्रेस में आप क्या फ़र्क पा रहे हैं? देखिए, हमारे देश में क्या होता है कि कोई इलेक्शन अगर हार जाए तो जो कुछ उसने किया था हर चीज़ गलत थी और उससे इलेक्शन की हार हुई। और जो जीत जाए, अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो उसने जो कुछ भी किया होगा, उसकी टी शर्ट भी सही थी और उसका सब कुछ सही था। वैसा नहीं होना चाहिए। जब भारत जोड़ो यात्राएं हुई, मैंने तब भी कहा था कि मैं इस यात्रा के रूट को इलेक्टोरल मैप से जोड़ के नहीं देखता। ये यात्राएं मूलतः एक देश का माहौल बदलने की यात्रा थी। पहली यात्रा इस देश में उम्मीद पैदा करने की यात्रा थी। संयोग से कुछ जगहों से बीती, वहाँ पे कर्नाटका में रिजल्ट अच्छा आ गया, लेकिन तब भी मैंने नहीं कहा था कि बहुत कोई बड़ी चीज़ केवल इससे जुड़ी हुई है। दूसरी यात्रा जिन रूट से गई थी, दूसरी यात्रा एक तरह से न्याय का शब्द देश में डालने की यात्रा थी और कांग्रेस को खुद अपने ही जनाधार से जोड़ने की यात्रा थी। इसलिए ये बात सही है, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है कि जहाँ से गुजरी थी वहाँ कांग्रेस ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। सवाल ये है कि क्या बाकी जगह की परफॉर्मेंस से बेहतर है? मेरे लिए सचमुच ये प्रश्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि राजस्थान में बांसवाड़ा में क्या हुआ और उसके बाद भीलवाड़ा में क्या हुआ। मेरे लिए सवाल ये है कि क्या इस यात्रा ने कुल जो नैरेटिव चल रहा, बिल्कुल एक तरफा जो नैरेटिव चल रहा था, उसमें छेद किया? क्या इसने देश में उम्मीद जगाई? क्या इसने देश में 5 वो बड़े प्रोमिसेस रखे जिसके आधार पे चुनाव लड़ने की कांग्रेस ने कोशिश की? क्या इसने राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी सब लोगों ने, उसे बदला? अगर वो बदला, और जो मेरे ख्याल से निश्चित बदला, तो यात्रा ये सफल रही। लेकिन यहाँ सफल कहते हुए इसे अंडरलाइन करना जरूरी है कि ये सफलता बहुत छोटी है फिलहाल। बहुत काम करना बाकी है। इस 100 सीट के ऊपर, जो अब 100 हो गई हैं एक आदमी के और जुड़ने से, इस 100 सीट के ऊपर बहुत सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है, देश के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन ये ना मानने कि 100 सीट से बहुत काम हो गया है। जितनी मेहनत 50 से 100 तक आने में लगती है, उतनी ही मेहनत से 100 से आप 250 तक पहुंच सकते हो। 150 नहीं, 250 पे पहुंच जाओगे आप उसी मेहनत से। तो उतनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस के लिए और इस देश की सेकुलर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए आप यूँ समझिए कि यात्रा शुरू हुई है। संसद के अंदर मिलीजुली सरकार में जेडीयू टीडीपी के साथ आने से क्या सही में मोदी जी मजबूर होंगे कि आप स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं? फार्मर्स बिल अकेले अपने बलबूते पर लेकर आ गए थे, डिमोनेटाइजेशन अकेले अपने फैसला ले लिया था, लेकिन आज जब कांग्रेस की संख्या ज़्यादा होगी, टोटल ऑपोजिशन के नेता ज़्यादा होंगे पार्लियामेंट में, क्या ये ज़रूरी होगा कि आप डायलॉग, आप संवाद पर जोर दें? होना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे भरोसा नहीं है। इतना तो ज़रूर है, जाहिर है अब ऑपोजिशन को थोड़ा बैठाना भी पड़ेगा, गले भी लगाना पड़ेगा, सुंदर बातें भी करनी पड़ेंगी, वो सब तो होगा। लेकिन क्या वास्तव में बदलेंगे? आई एम नॉट एंटायरली श्योर, क्योंकि अथॉरिटेरियन रूलर्स को ये आदत हो जाती है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, मैनेज कर लेंगे, मीडिया भी मैनेज हो जाएगा, हेडलाइन मैनेज हो जाएंगी, लीडर्स भी मैनेज हो जाएंगी, जुडिशरी भी मैनेज हो जाएगी। अगर उसी भ्रम में रहे तो कहीं ना कहीं ये क्राइसिस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में सीख लिया तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आम तौर पे अथॉरिटेरियन रूलर्स सीखते नहीं हैं और वही उनके अंत का कारण बनता है। पश्चिम बंगाल में वहाँ पे मैंने भी लगातार कहा था कि एग्जिट पोल्स बहुत रॉन्ग होंगी और वहाँ पे ममता बनर्जी ग्राउंड गेन बैक कर रही हैं, वो उन्होंने किया। लेकिन आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में इस वक्त बीजेपी के रुख को देखते हुए आपको लगता है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अब सही में अगले असेंबली चुनावों में बड़ा खतरा है? तृणमूल कांग्रेस को जाहिर है काम काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का खतरा रियल खतरा है। ये मान के देख लें कि इस बार बीजेपी को पीछे कर दिया और इसलिए असेंबली इलेक्शन में कुछ नहीं होगा, ये गलत चीज़ होगी। लेकिन बंगाल का नंबर तो बाद में आएगा, बंगाल का नंबर तो 26 में आएगा। उससे पहले झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा इसी साल 3 महीने में है।
उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद ये बिहार है। तो वहाँ काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अगर इस वर्डिक्ट को, नेशनल वर्डिक्ट, ये 3 राज्यों में भी बीजेपी की हार हो जाए तो फ़र्क पड़ना शुरू होगा, तब बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये जो एक फियर है कि बीजेपी छोटे पार्टियों को खा जाती है, रीजनल पार्टीज जो हाथ मिलाते हैं, ये इसे थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे? ये तो रियलिटी है, बीजेपी का रिकॉर्ड है कि पहले हर इलाके, देखिए बीजेपी इस देश के बहुत छोटे से इलाके की पार्टी हुआ करती थी, राज्यों के अंदर भी छोटे क्षेत्रों की पार्टी हुआ करती थी। आज हम मानते हैं बीजेपी राजस्थान की पार्टी है। राजस्थान का पूरा जो ईस्टर्न बेल्ट है, वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ा करती थी 1990s तक। उनके पास कैंडिडेट नहीं होते थे लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ बीजेपी ने फिर अलायंस किया। ऐसे तमाम जगहों पे जहाँ बीजेपी की अपनी जनसंघ की या बीजेपी की पकड़ नहीं थी, बीजेपी की स्ट्रेटजी ये रही है, पहले अलायंस किया, अगली बार एलआई को थोड़ा दबाया, तीसरी बार एलआई को ख़त्म कर दिया या कूड़ेदान में फेंक दिया और चढ़ा। इस सबके साथ उन्होंने किया है। यही चीज़ जाहिर है वो कर्नाटका में करने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ अब तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश में करने की कोशिश है। और अंततः ले दे के देर सवेर जनता दल यूनाइटेड के साथ होना तो यही है जो किशनदेव जी के साथ भी होना है। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अगर उनके एलाइज ये नहीं देख पाते तो उनका अपना अंत होगा। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस फाइनली। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए, बैकवर्ड्स, दलित्स, माइनॉरिटीज़, इसकी जो कॉम्बिनेशन पर बात की अखिलेश यादव की इमर्जेंस को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यूपी में माना जाए कि एक तो अंदर खाने भी बहुत लड़ाई चल रही थी फील्ड पे, हमने जगह जगह महसूस किया कि वो रियल लड़ाई बिटवीन न्यू दिल्ली, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन इन सब के बीच में जो अखिलेश यादव की भी वापसी हुई है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर, क्या ये स्टैंड अलोन वापसी होगी या यहाँ कॉम्बिनेशन में ही आगे आने वाले दिनों में काम करते रहना पड़ेगा? आप इस टर्न अराउंड को कैसे देख रहे हैं? अगर समझदारी से करते हैं तो दोनों को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि अभी अगर कांग्रेस सोचे कि हम अपने दम पे कर लेंगे तो वो सही नहीं होगा, और अगर अखिलेश सोचें कि कांग्रेस के बगैर काम चल जाएगा तो वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि इस अलायंस में, और मैं समझता हूँ बीएसपी का एक सिग्निफिकेंट वोटर जो पलट के इस बार एसपी के पास आया है, वो कांग्रेस के मौजूदगी के कारण आया है। तो इस अलायंस को बनाए रखना ज़रूरी है, और इसे किसी एक व्यक्ति की सफलता की बजाय इस पूरे गठबंधन की सफलता को देखना। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ की अखिलेश यादव जी ने, कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि यादव मुसलमान से आगे जाने की ज़रूरत है। ये जो पीडीए है ये इसकी रिकग्निशन है, और सिर्फ वो नाम में नहीं था, टिकटों में था। टिकटों में काफ़ी गैर यादव ओबीसी को टिकट दिए गए। जनरल सीट पे दलित कैंडिडेट को उतारा गया, फैजाबाद अवधेश। तो इन चीज़ों से ये एक सही सिग्नल थे। तो अगर इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही 2027 के चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। उड़ीसा में क्या बीजू जनता दल अब खत्म है? क्योंकि वहाँ पे सक्सेशन प्लान भी नहीं है नवीन पटनायक जी का, भले ही पांडियन साहब लीड कर रहे हों, और जिस तरीके से राउट हुआ है, क्या उड़ीसा एक डोमिनेंट स्टेट बनने वाली है बीजेपी के लिए? अभी से तो कह नहीं सकते, पर हाँ बीजेडी के लिए वापस आना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि उनके पास कोई सक्सेशन प्लान है नहीं, उसी के कारण ही तो सारा प्रॉब्लम हुआ। वो पांडियन जी के हाथ में सत्ता देना चाहते थे, उड़ीसा की जनता को स्वीकार नहीं हुआ। अगर अब बीजेपी का मुकाबला वहाँ बीजेडी करेगी या कि कांग्रेस करेगी। देखिए जैसे तेलंगाना में जब बीआरएस का मेल्टडाउन हुआ, चुनाव हारी और उसके बाद मेल्टडाउन हो गया, वैसा ही कुछ उड़ीसा में हो सकता है बीजेडी के साथ, बशर्ते कांग्रेस ये मौका देखे और इसमें आगे तेजी से बढ़े। फाइनल क्वेश्चन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, वहाँ यूनानिमसली रेजोल्यूशन पारित किया जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बने। राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही चॉइस होंगे? आपको लगता है उन्हें बहुत जब पोजीशंस ऑफर किए गए हैं वो रिलक्टेंट नजर आए हैं पिछले कुछ वक्त में? हाउ हैज राहुल गांधी चेंज्ड? मुझे लगता है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन ये जो छवि है कि वो सत्ता से, पावर के हंग्री नहीं है, वो बहुत अच्छी छवि है। लेकिन एक स्टेज के बाद कहीं लगने लगता है कि आप जिम्मेवारी लेंगे कि नहीं लेंगे। और वैसे भी कांग्रेस का अध्यक्ष है और असली नेता राहुल गांधी है।
तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है दिखने और में। देखिए वैसे भी जिसको डी ज्यूरे और डी फैक्टो कहते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर खड़गे जी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी की स्थिति का एक सही बयान होगा। वो जो बार बार पूछते हैं कौन राहुल गांधी, सच है कि इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और तमाम पार्टियों में होता है, पार्टी का अध्यक्ष सबसे बड़ा लीडर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नड्डा जी को कौन लीडर बताएगा बीजेपी का, शायद बीजेपी का वर्कर भी नहीं मानता उनको तो लीडर। उसकी तुलना में तो खड़गे जी वाकई में लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। आप बीजेपी के किसी वर्कर को कहीं मिलिए और कहिए बीजेपी के बड़े लीडर कौन है, बिल्कुल बिना प्रॉम्प्टेड फटाक से पूछ लीजिए, वो शायद टॉप 10 में नड्डा जी का नाम न गिनाएगा। सच्ची बात है, वो भी जानते हैं, वो तो सार कोई जानता है। उस लिहाज से खड़गे जी की एक अपनी स्टैंडिंग है और कांग्रेस के संगठनात्मक निर्णयों में खड़गे जी का एक अपना दखल है, उनकी स्टैंप है, जो नड्डा जी की तो कतई नहीं है। खैर, तो मैं कह रहा था राहुल गांधी को एक अगर वो जिम्मेवारी लेते हैं तो स्पष्ट होगा कि संगठन को एक व्यक्ति लीड कर रहा है और पार्टी को इलेक्टोरली पब्लिक के अंदर दूसरा व्यक्ति लीड कर रहा है, जो बहुत सामान्य साधारण स्थिति है। वो अगर ऐसा होता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। आर यू विलिंग टू क्रिस्टल गेज कि नीतीश कुमार जी कब तक रहेंगे कोalition के साथ में? मैं बिल्कुल नहीं बता सकता इन चीज़ों को। जनता के वोट का अनुमान लगाना आसान है, पॉलिटिशियन की मूव का अनुमान लगाना नीतीश जी का तो डेफिनेटली नहीं। नीतीश जी का बहुत ही कठिन है। तो मैं तो इस बार भी गलत हुआ, मैंने सोचा था कि जेडीयू की परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब रहेगी, वैसी हुई नहीं। मैं गलत था इस मायने में, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब नीतीश जी की राजनीतिक पारी बहुत लंबी नहीं है और सुनते हैं कि कोई एक बड़ी पोजीशन उनको मिल जाएगी ताकि वो अपनी राजनीतिक पारी का एक सुंदर समापन कर सके। आज कुछ खबरें आ रही थी कि शायद इंडिया ब्लॉक ने उनको, सूत्रों के हवाले से, इंडिया ब्लॉक ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, वो उन्होंने ठुकरा दिया। पता नहीं वो सोर्सेस क्या बोल रहे हैं। हाँ, योगेंद्र यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता ही रहेंगे? सांसद योगेंद्र यादव, राजनीतिक योगेंद्र यादव हम नहीं देखेंगे आने वाले? मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। मैं तो लेकिन चुनावों में जो एक्टिव प्लंज की बात है, पॉलिटिकल प्लंज, मैं एक चुनाव लड़ चुका हूँ और चुनाव से कभी कोई परहेज नहीं है। मैंने परहेज तो इसलिए इस बार रखा, हमने कहा कि अगर हम पीछे से ये काम नहीं करेंगे, हर कोई कहे कि मैं जाके बैटिंग ही करूँगा, फील्डिंग नहीं करूँगा, तब तो मैच नहीं होगा ना। तो हमने तो चुना था, ना तो मैं राजनीति से मेरा परहेज है, ना चुनाव से कोई परहेज है। जो काम मैंने अपना चुना है फिलहाल, वो काम जो लंबी लड़ाई इस देश को बचाने की है, RSS बीजेपी का जो इस देश की आत्मा पे हमला है, उस आत्मा के हमले को बचाना मेरा प्रिंसिपल काम है। उसमें जो चीज़ योगदान दे सकेगी वो करेगी, वही काम मैं कर रहा हूँ। चलिए, यानी आने वाले दिनों में सारे पॉसिबिलिटीज़ खुले हैं। बट बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, VO इंडिया में इस चर्चा के लिए। आगे भी हम आपको परेशान करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और VOA इंडिया को फेसबुक, YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, आदाब।